हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में माय डियर फ्रेंड हमने वर्टिकल सरफेसेस का एग्जांपल देखा था। ओके, अब आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, यदि कोई कर्व सरफेस किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में सबमर्ज किया गया है तो उस लिक्विड के द्वारा उस कर्व सरफेस पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए माय डियर, जनरली हम लोग यहाँ पर चार सरफेस के बारे में बात करते हैं: इंक्लाइंड सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस एंड कर्व सरफेस। तो तीन सरफेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब हमारा लास्ट सरफेस कर्व सरफेस बचा हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए माय डियर, कर्व सरफेस के केस में क्या होगा हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए माय डियर, मान लीजिए ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है। ओके, और यहाँ पर माय डियर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको एक कर्व सरफेस दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, दिस इज आवर कर्व्ड सरफेस। ओके, दिस इज आवर कर्व्ड सरफेस। और ये आपका फिक्स है, ये क्या है आपका फिक्स्ड है, और उसी के हेल्प से ये कर्व सरफेस आपका यहाँ पर रखा गया है। दिस इज योर कर्व्ड सरफेस, ये आपका क्या है, कर्व सरफेस है। और यहाँ पर माय डियर फ्रेंड क्या है, फ्लूइड है आपका, ये आपका फ्लूइड है, लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या होगा, बस सोचिए आप कि ये लिक्विड, इस लिक्विड में किसी कर्व सरफेस को सबमर्ज किया गया है, एक्सपोज किया गया है। तो ये लिक्विड जो कि स्टैटिक है, ये इस कर्व सरफेस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये तो हम लोग जानते हैं। अब चूंकि ये कर्व सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस के केस में हमने देखा था फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा था, उसी तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस में एंड वर्टिकल सरफेस में भी हमने देखा कि फ्लूइड के द्वारा, लिक्विड के द्वारा एक फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा माय डियर, कर्व सरफेस के केस में आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस लिक्विड के द्वारा इस सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, और वो प्रेशर क्या होगा, इस सरफेस के नॉर्मल होगा। आप जानते हैं प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस लिक्विड के द्वारा इस सरफेस पर एक नॉर्मल प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, दिस इज प्रेशर P, और ये प्रेशर इस फ्लूइड के द्वारा इस सरफेस पर एग्जर्ट किया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेशर है, ठीक है। तो हम लोग इसे फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे। इस कर्व सरफेस में हम लोग एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, दिस एरिया, एंड दिस एरिया इज DA, दिस एरिया इज DA। यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये एरिया हमारा कितना है, DA। तो जब स्मॉल एरिया आपने DA लिया है तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, P इंटू DA, P इंटू DA। इतना फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा इस फ्लूइड के द्वारा इस एलिमेंट के ऊपर। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, तो इस प्रेशर का दो कंपोनेंट यहाँ पर होगा। एक कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड वन कंपोनेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। क्लियरली आप देख के बता सकते हैं कि फ्लूइड के द्वारा इस एलिमेंट पर जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, एलिमेंट आपका ये है, इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है उसका दो कंपोनेंट होगा। वन कंपोनेंट इज दिस एंड अदर कंपोनेंट इज दिस, दो कंपोनेंट होगा। और ये कंपोनेंट देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है। चूंकि ये फोर्स हो चुका है, प्रेशर इनटू एरिया को हम फोर्स कहते हैं, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में
और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स कहेंगे और ये हमारा वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का मैग्नीट्यूड आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, P इंटू डी ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा माय डियर, P इंटू डी ए साइन थीटा, P इंटू डी ए साइन थीटा। तो एक चीज़ तो आपको मालूम चल गया होगा अब कि किसी भी कर्व सरफेस के केस में लिक्विड के द्वारा उसके ऊपर दो फोर्स एग्जर्ट होगा, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा एंड एक आपका वर्टिकल फोर्स होगा। बाकी सभी सरफेस के केस में हम लोग सिंगल फोर्स देख रहे थे क्योंकि वो कर्व नहीं था, बट कर्व सरफेस के केस में माय डियर फ्रेंड आपको दो फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। लिक्विड के द्वारा इस कर्व सरफेस पर दो फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसके नॉर्मल एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स तो हमेशा नॉर्मल होता है, मैंने बताया था आपको, बट उस फोर्स का यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो टोटल यहाँ पर आपको दो फोर्स कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं माय डियर, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ से देखिए हम लोगों ने एक स्मॉल एरिया लिया है डी ए, ठीक है, तो चूंकि ये एक स्मॉल एरिया है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इस स्मॉल एरिया को मैं यहाँ पर आपको इनलार्ज करके दिखाता हूँ। इस स्मॉल एरिया का जब आप इनलार्ज व्यू देखेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए माय डियर, दिस इज योर एरिया डी ए, दिस इज योर एरिया डी ए। तो उस एरिया को हम लोग लाइन से दिखा रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड ध्यान से देखेंगे आप, दिस एंगल इज थीटा, तो यहां से देखिए ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया, और ये आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड, इस कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एरिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू डी ए साइन थीटा। अब यहां पर देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया है, इस एरिया को मैंने एक लाइन से यहां पर दिखा दिया है, थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया है, और ये एंगल थीटा है। ये थीटा एंगल कहां से आया माय डियर, तो चूंकि ये एंगल थीटा है तो यहां पर देखिए, यहां पर माय डियर फ्रेंड जो एंगल बनेगा, ठीक है, आप यहां पर एंगल शो कर दीजिए। देखिए इसको आप इस तरह एक्सटेंड करेंगे और फिर यहां से आप इस तरीके से मिलाएंगे, तो देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसी फिगर को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया आपको। ये वाला इस एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। तो इसमें आपको स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर देखने में तो ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल, ये लग रहा है वर्टिकल, तो माय डियर ऐसा नहीं होता है। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस एरिया में देखिए जो इसका कॉस कंपोनेंट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जनरली, ठीक है, और जो साइन टर्म वाला कंपोनेंट होता है वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। तो इसीलिए इस एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला होगा डी ए कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट डी ए साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला एरिया डी ए कॉस थीटा है और ये एरिया आपका डी ए साइन थीटा है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माय डियर, हम लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए एफ एच फोर्स यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आइए देखिए, तो P इंटू डी ए कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा माय डियर, डी एफ एच। डी यहाँ पर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्मॉल एरिया पर आपने फोर्स लिखा है,
स्मॉल एरिया पर ये फोर्स काम कर रहा है। सो दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज ऑन दिस स्मॉल एरिया, इसीलिए हमने यहाँ पर डी एफ एच लिखा है। और फिर ये फोर्स भी क्या होगा माय डियर, डी एफ भी, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन दिस एलिमेंटल एरिया। तो यहाँ से अगर इस पूरे कर्व सरफेस पर यदि हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा इसे इंटीग्रेट करना होगा, यानी डी एफ एच को हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। एंड यहां से देखिए डी एफ एच किसके बराबर है माय डियर, P इंटू डी ए कॉस थीटा, P इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहां से देखिए, सो एफ एच इज इक्वल टू P क्या है, प्रेशर, P इज द प्रेशर। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना एक्ट करेगा, इस फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो प्रेशर कितना एक्ट करेगा, एग्जर्ट होगा। तो ये डेप्थ हम लोग मान लेते हैं h, इस पॉइंट का डेप्थ इस फ्री सरफेस से हम लोग h मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड आप क्या लिखेंगे, रो जी एच इंटू डी ए कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे, दिस डी ए कॉस थीटा विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एरिया डी ए एच। तो इसके जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे डी ए एच। बात समझ में आ गया। अब यहां से देखिए, सो एफ एच विल बी इक्वल टू रोजी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी ए एच। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा रोजी इंटू, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि h इंटू डी ए एच, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा h बार इंटू ए एच, h बार इंटू ए एच, ठीक है। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है, या मैकेनिक्स में जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप इस तरह का फॉर्मूला देखे होंगे, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला आप वहाँ पर माय डियर फ्रेंड जरूर देखे होंगे, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू डी ए एच है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, h बार इंटू ए एच। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपको फॉर्मूला मिल चुका है हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, और ये है रोजी ए एच इंटू एच बार। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप आसानी से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके केस में, कर्व सरफेस के केस में। अब देखिए, ये तो हो गया, ये तो मैथमेटिकल चीज़ है, मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, लेकिन अब इस चीज़ को फील करना है, आपको समझना है। देखिए ये ए एच क्या है, तो ए एच को हम लोग बोलते हैं, आप नाम से तो देख के क्या बताएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल एरिया है, हॉरिजॉन्टल एरिया है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, इस एरिया को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, इस एरिया को या इस लाइन को, आपको लाइन दिख रहा है तो ठीक है लाइन, इस लाइन को जब आप वर्टिकली ये हो गया, तो वर्टिकली जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको यही लाइन मिलेगा, यही लाइन मिलेगा। और ए एच जो आपका लिखा हुआ है वो ए एच क्या होगा, यानी इस कर्व सरफेस को जब आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो जो एरिया मिलेगा वही एरिया हमारा ए एच है। जिस तरह हमने स्मॉल एरिया को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है तो ये वाला एरिया मिल रहा है, और उस एरिया को हम हॉरिजॉन्टल एरिया कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एरिया। उसी तरह इस पूरे कर्व सरफेस को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे आगे की तरफ, तो जो एरिया मिलेगा हमें उसे हम लोग ए एच कहेंगे। यह बड़ा सिंपल सा चीज़ है। इस छोटे से एरिया को हम लोग इस तरफ जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए हैं वो ये वाला एरिया है। तो उसी तरह ये पूरे कर्व सरफेस को
का जो हॉरिजॉन्टल एरिया होगा वो इस तरह यहाँ से यहाँ बनेगा, पूरा बनेगा, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस AH इज कॉल्ड वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। ठीक है, तो आप इसको वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया कहेंगे। भले AH लिखा हुआ है लेकिन आप समझ जाएंगे कि कर्व सरफेस है उसको हमें वर्टिकली प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, और AH क्यों लिखा हुआ है ये भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसका कंपोनेंट जो होगा उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर AH लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर AH लिखा रहे हैं और बोल रहे हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। तो माय डियर फ्रेंड, ये वर्टिकल ही तो है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ही तो है। इस एरिया को आपने वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया है। तो उसी तरह AH क्या होगा, तो इस कर्व सरफेस को हम प्रोजेक्ट कर देंगे और उसी एरिया पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा लिक्विड के द्वारा उसे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कहते हैं। इसे आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, इसे आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, अभी पिछले सेशन में आपने इंक्लाइंड सरफेस देखा, वर्टिकल सरफेस देखा, हॉरिजॉन्टल सरफेस देखा, तो वहां पर आपका F का क्या फॉर्मूला था माय डियर, ρg AH बार, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहां पर भी तो सेम फॉर्मूला है, यहां पर भी सेम फॉर्मूला है, बस यहां पर एरिया क्या हो गया है, वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया हो चुका है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा था, सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट कर रहा था। तो ये फोर्स भी सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट करेगा, लेकिन कहां पर, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स किस एरिया पर काम करता है, किस एरिया पर एग्जर्ट होगा, एक्ट करेगा, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पर एक्ट करेगा। तो आइए इस पूरे कर्व सरफेस को हम लोग इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। तो आइए देख लीजिए, आप इसे प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए माय डियर, हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर आप उस एरिया को शो कर दीजिए। ठीक है, यानी इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन, इस कर्व सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन आपका ये बनेगा, ये बनेगा, और इसी का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का मतलब क्या है कि इसका कुछ विड्थ भी तो होगा, कुछ चौड़ाई भी तो होगा। तो मान लीजिए कि इसका विड्थ माय डियर फ्रेंड b है, मान लीजिए कि इसका विड्थ b है, दिस विड्थ इज b। अब आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस एरिया इज कॉल्ड AH, और इस AH को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। यानी इसी वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पर आपका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगा। अब कहां पर एक्ट करेगा, तो आप कंपेयर कीजिए, ये फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा था, सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट कर रहा था। यानी ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस एरिया के सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट करेगा। तो आइए माय डियर देख लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी माय डियर ये होगा CG, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर मान लीजिए ये पॉइंट है। तो इसी पॉइंट पर माय डियर फ्रेंड, इसी पॉइंट पर आपका FH काम करेगा। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन द कर्व सरफेस। और ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट करेगा। किस एरिया पर, तो जो कर्व सरफेस है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पर एक्ट करेगा। ओके, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप यहाँ पर FH आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। H बार तो आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा माय डियर, H बार कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डेप्थ होगा, कहाँ से, लिक्विड के फ्री सरफेस से, दिस इज H बार। तो अब तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहीं पर भी कोई भी कर्व सरफेस आपको दिया रहेगा और आपको वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पूछा जाए,
तो आप क्या करेंगे, उस कर्व सरफेस को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देंगे और क्वेश्चन में उसका विड्थ दिया रहेगा, उस कर्व सरफेस का चौड़ाई दिया रहेगा, तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो ये आपको एरिया मिल रहा है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ फ्री सरफेस से निकाल सकते हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर उसके नीचे होगा जो कि आपने पढ़ा है, उसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा। बात समझ में आ गया? आई होप कि ये सभी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन मैं आपको लिख दे रहा हूँ। तो जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वही चीज़ मैं आपको अब यहाँ पर डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, तो डेफिनेशन क्या होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स horizontal component of force on a curved surface is equal to the force exerted on vertical projection area and this force will act at the center of pressure of that area, तो यही है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग वर्टिकल एरिया के बारे में बात करते हैं। दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स देखेंगे और वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वर्टिकल एरिया के हेल्प से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं माय डियर, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बस ध्यान देना है, यहाँ पर चीज़ें को समझना है अच्छे तरीके से। आइए चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। नाउ वर्टिकल फोर्स, और इसे आप डिनोट करेंगे एफ भी से। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया पर कितना वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है, पी डी ए साइन थीटा काम कर रहा है। तो अगर इस फोर्स को हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो इस पूरे कर्व सरफेस पर जितना वर्टिकल फोर्स काम कर रहा होगा वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सो टोटल वर्टिकल फोर्स ऑन द कर्व सरफेस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ भी, और डी एफ भी को आप क्या लिखेंगे, पी डी ए साइन थीटा, P इंटू डी ए साइन थीटा। ओके, चलिए देखिए, सो एफ बी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इस पॉइंट का डेप्थ कितना है फ्री सरफेस से, h है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू डी ए साइन थीटा। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से एफ भी इज इक्वल टू रो जी बाहर आ जाएगा, h इंटू डी ए साइन थीटा
अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि ये जो एरिया था आपका, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया था और इसका मैग्नीट्यूड dA cos थीटा था। फिर ये कंपोनेंट जो है, दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, इस कंपोनेंट को, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था याद कीजिए, वहाँ पर मैंने फिगर बनाया था, तो dA sin थीटा। यानी ये वाला जो एरिया है माय डियर, ये dA sin थीटा है। और फिर यहाँ पर डेप्थ देखिए h है, डेप्थ h है, यानी इस एरिया में dA sin थीटा में h से मल्टीप्लाई किया गया है, और ये वाला एरिया आपका dA sin थीटा है और इसका डेप्थ कितना है h। तो अगर हम इसे प्रोजेक्ट कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसे फ्री सरफेस तक प्रोजेक्ट कर दें, अगर हम लोग इसे फ्री सरफेस तक प्रोजेक्ट कर दें, ठीक है, इस स्मॉल एरिया को प्रोजेक्ट कर दिया हमने, तो इस एरिया का, इस रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, आप ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है माय डियर dA sin थीटा, dA sin थीटा। तो ये एरिया आपका dA sin थीटा है और इसका हाइट कितना है, h है। तो एरिया इंटू हाइट हो चुका है ना। ये आपका क्या है माय डियर, दिस एरिया इज dA sin थीटा, dA sin थीटा। और उस एरिया में देखिए इसके हाइट से मल्टीप्लाई किया गया है, दैट मीन्स ये हमें क्या दे रहा है, तो दिस इज द वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम dV। ये आपका वॉल्यूम कौन सा हो गया माय डियर फ्रेंड, ये आपका हो गया स्मॉल dV। तो कौन सा वॉल्यूम है ये, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो आपने क्या किया, इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया को आपने ऊपर के डायरेक्शन में लिक्विड के फ्री सरफेस तक आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया, और जो वॉल्यूम हमें वहाँ मिल रहा है वही है आपका dV, वही आपका dV है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सो FV इज इक्वल टू ρg इंटू h इंटू dA sin थीटा है, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dV। सो FV इज इक्वल टू ρg इंटू V, ρg इंटू V। अब ये V क्या होगा, आप खुद सोचिए। जब स्मॉल एलिमेंटल एरिया था, स्मॉल एलिमेंटल एरिया, तो उसके ऊपर लिक्विड के फ्री सरफेस तक जितना वॉल्यूम है उसे हमने dV कहा। तो फिर पूरा वॉल्यूम क्या होगा, तो इस पूरे कर्व सरफेस को जब हम ऊपर के तरफ यहाँ तक प्रोजेक्ट कर देंगे, तब जो वॉल्यूम मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, V कहेंगे। देखिए माय डियर, अब आप क्या कीजिए, इस पूरे कर्व सरफेस को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, यानी ये जो आपको एरिया मिलेगा, दिस एरिया इज V, इस पूरे दिस वॉल्यूम इज V, इस पूरे वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, V कहेंगे। ये बस समझने की बात है कि स्मॉल एरिया था तो उसके ऊपर का जो वॉल्यूम होगा उसे dV कहेंगे। तो फिर पूरा V किसके बराबर होगा, तो पूरा V किसके बराबर होगा, जब पूरे कर्व सरफेस को हम लोग फ्री सरफेस तक प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तब जो वॉल्यूम मिलेगा हमें वही वॉल्यूम हमारा V है। तो FV इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ρg इंटू V। यानी इस V को सेंटेंस में क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड contained by the curve surface up to the free surface of liquid। मतलब ये हुआ कि कर्व सरफेस के ऊपर जितना वॉल्यूम वो कंटेंड कर सकता है लिक्विड के फ्री सरफेस तक में, अप टू द फ्री सरफेस तक में ये अपने ऊपर जितने फ्लूइड को रख सकता है, कंटेंड कर सकता है, ठीक है, रोक के रख सकता है, उसी फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा माय डियर वही आपका V है। बात समझ में आ गया।
चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए रो इंटू भी, तो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड contained by the curved surface, contained by the curved surface up to the free surface of liquid, up to the free surface of liquid। ओके चलिए अब यहां से देखिए रो इंटू भी को हम क्या कहते हैं, मास। और भी क्या है, तो भी तो आप देख ही रहे हैं कि कर्व सरफेस अपने ऊपर जितने वॉल्यूम को कंटेंड किया हुआ है फ्री सरफेस तक, तो उसे हम लोग वॉल्यूम भी कहेंगे। तो रो इंटू भी को क्या कहेंगे, मास। तो कौन सा मास, तो कर्व सरफेस अपने ऊपर जितना वॉल्यूम को रखा हुआ है, कंटेंड किया हुआ है, उस फ्लूइड का जो मास होगा उसे हम लोग रो इंटू भी कहेंगे। और उस मास में जब हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेट। यानी ये पूरा टर्म क्या है, वेट है। किसका वेट, तो कर्व सरफेस अपने ऊपर जितना फ्लूइड को कंटेंड किया हुआ है उस फ्लूइड का वेट कितना है, यानी इसका वेट कितना है। ध्यान से देखिए इसका वेट कितना है, वही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा, यानी उतना ही फोर्स इस कर्व सरफेस पर लग रहा होगा। यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय द कर्व सरफेस टेकन अप टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी भी जब आप लिख रहे हैं तो वॉल्यूम यहां पर लिखा रहा है, जब मास देखेंगे तो यहां पर मास लिखा जाएगा, और जब इस पूरे वर्ड का मीनिंग आप समझना चाहेंगे तो ये क्या है, वेट है। तो रोजी भी बराबर आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेंट। बात समझ में आ गया। तो चलिए माय डियर अब इसके आगे देखा जाए। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल केस भी देखेंगे। आइए देखिए, सो एफ भी इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, रो इंटू भी इंटू जी होगा। इस रो भी इंटू जी को हम क्या कहेंगे माय डियर, इस रो भी इंटू जी को हम लोग कहेंगे दिस इज द मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड contained by the curved surface up to the free surface of liquid, up to the free surface of liquid। ओके चलिए, तो जब ये मास है तो मास में जी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। सो एफ भी विल बी इक्वल टू, एफ भी किसके बराबर होगा माय डियर, सो दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द, ये पूरा टर्म क्या हो गया, अब वेट हो गया ना, तो एफ भी किसके बराबर हो गया, तो वेट ऑफ द फ्लूइड contained by the curved surface, by the curved surface up to the free surface of liquid, free surface of liquid। तो यही है आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स
एंड आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेशन कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन में भी मैं बस यही लिखाऊंगा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन द कर्व सरफेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेंट बाय द कर्व सरफेस अप टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो डेफिनेशन में भी हम लोग यही देखेंगे, तो उससे अच्छा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यही था माय डियर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो एक बार मैं आपको इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कर्व सरफेस के बारे में स्टडी कर रहे थे कि कर्व सरफेस पर लिक्विड के द्वारा कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो कंपोनेंट हमें मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा? तो आप कुछ मत कीजिए, जो कर्व सरफेस है उसका आप वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया निकाल लीजिए और उसी एरिया पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगा। तो कहाँ पर एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट करेगा। तो फिर आप फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने का मेथड। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बाबू वर्टिकल फोर्स कैसे निकालेंगे, यानी इस लिक्विड के द्वारा इस कर्व सरफेस पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, उस कर्व सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो अपने ऊपर लिक्विड के फ्री सरफेस तक जितने फ्लूइड को कंटेंट करेगा अपने में वो समा के रखेगा, ठीक है, अपने ऊपर वो रखेगा, ठीक है, दैट मीन्स उसको संभाल के रखेगा। तो उसी फ्लूइड का जो वेट होगा, उसी वेट के बराबर ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। बात समझ में आ गया? तो ये था माय डियर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर माय डियर फ्रेंड स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं माय डियर, हम लोग यहाँ पर स्पेशल केस देखेंगे। दो स्पेशल केस है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस वन, स्पेशल केस वन, और ये है आपका when a cylinder is completely immersed, when a cylinder is completely immersed in water, when a cylinder is completely immersed in water, जब कोई सिलेंडर को हम लोग वाटर में कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो वहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन सा फोर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा फोर्स वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, ये हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो आइए माय डियर, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये है आपका लिक्विड का फ्री सरफेस, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और यहां पर देखिए एक सिलेंडर को आपने इमर्स कर दिया है, दिस इज द सिलेंडर। ये सिलेंडर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट को देखना है, तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके रीज़न को हम लोग प्रोजेक्ट कर देते हैं। ओके, फिर आइए, ये इसका रीज़न है माय डियर। चलिए
फिर देखिए इसका सेंटर लाइन को भी हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन सा फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन सा फोर्स आपको निकालना होगा। तो ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर वाटर में कंप्लीटली इमर्स किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिलेंडर का, इस फिगर में आप सिलेंडर का लेंथ नहीं देख पा रहे हैं, बस उसके आप कर्व सरफेस को देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, तो आप सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये दिखाई देगा, सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा। और ये सर्कुलर पोर्शन जो है ये क्या है माय डियर, ये आपका कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है ना। तो अभी अभी हमने कर्व सरफेस के बारे में पढ़ा है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कर्व सरफेस के बारे में। ओके, आइए देखिए, तो कर्व सरफेस के बारे में आपने 2 फोर्स पढ़ा था, ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, उसी तरह यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इस हाफ पोर्शन में माय डियर, इस हाफ पोर्शन में, इस हाफ कर्व सरफेस में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा FH1। उसी तरह अदर हाफ कर्व सरफेस पोर्शन में इधर से फोर्स लगेगा FH2, हॉरिजॉन्टल फोर्स 2। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस कर्व सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स FH1 है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस को प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब आप सामने से यहाँ से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको कैसा मिलेगा, तो मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन यदि आप करेंगे, ठीक है, या आप चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, ठीक है, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहीं पर हम देख लेते हैं। तो जब उसको आप प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उसका कुछ विड्थ भी होगा, ठीक है, उसका कुछ विड्थ भी होगा। यही हो गया इसका एरिया, प्रोजेक्शन एरिया। और ये इसी एरिया के सेंटर ऑफ प्रेशर पर माय डियर FH1 काम करेगा। बात समझ में आ गया, FH1 वहीं पे काम करेगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब ये FH2 मतलब इधर से जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड इस पोर्शन पर फोर्स लगाएगा। ये हाफ जो पोर्शन बचा हुआ है कर्व सरफेस, उस पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ये FH2 है। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इस कर्व सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, यानी इस सरफेस को हम लोग इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका भी प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, सेम यही बनेगा प्रोजेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा माय डियर। इधर से आप जब इस कर्व सरफेस को देखेंगे तो आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उसका कुछ विड्थ भी होगा, यानी यही सेम एरिया आपको इधर से भी देखने पर मिलेगा, यानी इस कर्व सरफेस का भी प्रोजेक्शन एरिया यही रहेगा, यानी ये फोर्स भी इसी एरिया पर काम करेगा। तो कहाँ पर काम करता है, तो आप जानते हैं कि वो सेंटर ऑफ प्रेशर पर काम करेगा माय डियर। दिस इज FH2 और ये एरिया कौन सा है, AH। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये इसका CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दोनों फोर्स के लिए माय डियर, दोनों फोर्स FH1, FH कैसे निकालते हैं आप, ρg AH इंटू H बार। तो ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, इस दोनों फोर्स के लिए AH सेम है, AH सेम है, और दोनों फोर्स के लिए H बार भी सेम है, क्योंकि CG यहाँ पर है तो दोनों के लिए H बार सेम होगा माय डियर। तो जब दोनों के लिए H बार सेम होगा तो FH का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, यानी FH1 will be equal to FH2, so net horizontal force on the cylindrical surface immersed in water will be 0।
अगर कोई सिलेंडर वाटर में कंप्लीटली इमर्स किया गया है तो उसके ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा माय डियर। और वो कैसे होगा तो आपने यहाँ पर देख लिया, बात समझ में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग वर्टिकल फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए माय डियर फ्रेंड, हम लोग फिर से सिलेंडर को यहाँ पर दिखा देते हैं। आइए देखिए, ये हमारा सिलेंडर है। अब हम लोग यहाँ पर वर्टिकल फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो वर्टिकल फोर्स देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस को दो रीजन में बांट देंगे, दो भाग में बांट देंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए हमने इसको दो भाग में बांट दिया था, फर्स्ट कर्व सरफेस, सेकेंड कर्व सरफेस। उसी तरह वर्टिकल फोर्स देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स फर्स्ट सरफेस आपका ये हो गया एंड सेकेंड सरफेस आपका ये हो गया। तो आइए देखिए, फर्स्ट सरफेस आप यहाँ पे बना लीजिए, फर्स्ट सरफेस, एंड सेकेंड सरफेस माय डियर यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं सेकेंड सरफेस। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका फर्स्ट कर्व सरफेस है तो इसको हमने यहाँ पर बना लिया, और ये नीचे वाला जो सेकेंड कर्व सरफेस है उसको हमने यहाँ बना लिया। अब देखिए, तो माय डियर फ्रेंड, इसके ऊपर जो फ्लूइड होगा, इसके ऊपर जो फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा। दिस इज FV1, FV1, ठीक है, क्योंकि हमें दो वर्टिकल फोर्स मिलेगा ना। फिर देखिए यहाँ पर इस कर्व सरफेस में नीचे से फ्लूइड वर्टिकल फोर्स लगा रहा होगा, एंड दिस इज FV2, दिस इज FV2। हमें रिजल्टेंट चाहिए ना, हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि FV1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्टिकल फोर्स निकालने का मेथड मैंने बताया था कि किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर जो वर्टिकल फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, तो उस कर्व सरफेस को हम लोग फ्री सरफेस तक प्रोजेक्ट कर देंगे। उस कर्व सरफेस को आप कहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे माय डियर, लिक्विड के फ्री सरफेस तक प्रोजेक्ट कर देंगे। और ये जो आपका वेट होगा, यानी ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, इसी वॉल्यूम के वेट के बराबर होगा आपका FV1। उसी तरह FV2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो FV2 कैलकुलेट करने के लिए भी आप क्या करेंगे, आप इस कर्व सरफेस को प्रोजेक्ट कर देंगे माय डियर फ्रेंड, इसे आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। और फिर जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं रीजन, तो इसी रीजन का जो वेट होगा माय डियर, इसी रीजन का जो वेट होगा वो FV2 के बराबर होगा। अब ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गया होगा, बट हमें नेट वर्टिकल फोर्स चाहिए। तो नेट वर्टिकल फोर्स कैसे आप निकालेंगे, तो देख लीजिए, ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये दोनों देखने पर आप क्या बोलेंगे कि सर FV2 का मैग्नीट्यूड FV1 से ज़्यादा होगा। ये आप देख के बोल सकते हैं। क्यों, कैसे, तो ये फोर्स जो किसके बराबर होगा, तो इस पूरे वेट के बराबर होगा, और ये वाला फोर्स इस वेट के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। तो इसका मतलब है कि FV2 ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, FV1 कम मैग्नीट्यूड का है। तो हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, यदि आपको नेट वर्टिकल फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैसे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका FV2 माइनस FV1। इसी तरह आप नेट फोर्स निकालते हैं, FV2 माइनस FV1, क्योंकि ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, ये कम मैग्नीट्यूड का है, तो FV2 माइनस FV1। अब यदि आपसे बोला जाए कि बाबू इस नेट वर्टिकल फोर्स का डायरेक्शन तो बताओ, किस डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा, तो डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं, तो जो फोर्स का हायर मैग्नीट्यूड है, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड हायर है, उसी का डायरेक्शन आपका नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दैट मीन्स
अपवार्ड डायरेक्शन में आपका नेट वर्टिकल फोर्स काम करेगा। सो दिस फोर्स विल बी इन अपवार्ड डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है? ठीक। तो नेट वर्टिकल फोर्स आप कैसे निकाल पा रहे हैं? तो दोनों फोर्स को हम माइनस कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये फोर्स माइनस ये फोर्स, तो आपको माइनस करने पर क्या मिलेगा? देखिए, ये फोर्स इस पूरे वेट के बराबर है, ये फोर्स इतना वेट के बराबर है। अगर इस दोनों वेट को हम माइनस करें, इसमें ये माइनस कर दें, तो क्या मिलेगा हमें? तो देखिए, आपको सिर्फ ये क्लोज्ड रीजन मिलेगा। आप दोनों एरिया को माइनस कर देंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपको सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा। आप दोनों को माइनस करेंगे, FV2 माइनस FV1, तो आपको सिर्फ यही रीजन बचेगा ना जी, आपको सिर्फ ये रीजन बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ये तो माइनस हो जाएगा, और यही माइनस करने के बाद जो एरिया मिल रहा है, जो वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है, उसका जो वेट होगा वही किसके बराबर है? नेट वर्टिकल फोर्स आपका उसी के बराबर होगा। यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका जो वेट होगा वही आपका नेट वर्टिकल फोर्स होगा। यानी नेट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड corresponding to cylindrical volume, यानी जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसके अंदर जितना फ्लूइड आ सकता है, ठीक है, और उसका जो वेट होगा वही वेट आपका नेट वर्टिकल फोर्स के बराबर होगा। और नेट वर्टिकल फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन में काम करता है। अगर कोई भी बॉडी आप लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं तो आपने क्या देखा कि उसके ऊपर वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, ठीक है, और वो हमने देख लिया कि किसके बराबर होगा। तो जो क्लोज्ड रीजन है, जो आपका सिलेंडर था, ठीक है, तो उसी के बराबर, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर ही जितना फ्लूइड होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर जितना फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड का जितना वेट होगा वही आपका नेट वर्टिकल फोर्स होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। सो ये था माय डियर आपका केस 1 व्हेन ए सिलेंडर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। तो कहीं भी आप इस तरह का देखेंगे तो नेट वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आप सिलेंडर का वेट निकाल लीजिए, तो वही आपका नेट वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। यही था आपका स्पेशल केस 1। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा केस देखते हैं माय डियर फ्रेंड। एक और केस है, वो भी हम लोग यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं माय डियर। अब इसमें हम लोग सेमी सर्कुलर गेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया है तो फिर सेकेंड केस में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो केस 2 है हमारा सेमी सर्कुलर गेट सब्जेक्टेड टू वाटर फोर्स। स्पेशल केस 2, सेमी सर्कुलर गेट subjected to water force। सब्जेक्टेड टू वाटर फोर्स मतलब एक सेमी सर्कुलर गेट है, और उस पर वाटर के द्वारा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है। तो आइए माय डियर देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। और यहां पर ध्यान से देखिए,
यहां पर एक सेमी सर्कुलर गेट है माय डियर फ्रेंड, ये आपका सेमी सर्कुलर गेट है और यहाँ पर वाटर है, तो उस वाटर के द्वारा इसके ऊपर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा एंड कितना वर्टिकल फोर्स लगेगा ये हमें देखना है। चूंकि ये कर्व सरफेस है ना जी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो दोनों को हमें वन बाय वन देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे, जो इसका रीजन है इस रीजन को हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से इसको एनालाइज कर सकें कि फोर्स किसके बराबर होगा। तो जिस तरह हमने प्रीवियस केस देखा था सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी देखेंगे। आइए देखिए, फिर इसका जो सेंटर है, सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर को भी आप एक्सटेंड कर दीजिए, सेंटर को भी आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो देखिए, क्या यहां पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होगा माय डियर? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका कर्व सरफेस है, तो यहां से जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा तो वो इसके वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया के बराबर होगा, उसी पर एक्ट करेगा। तो इसका प्रोजेक्शन जब आप करेंगे, तो यहां पर मैं इसका प्रोजेक्शन कर दे रहा हूं, तो मान लीजिए कि इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन आपका ये होगा और इसका कुछ विड्थ भी मालूम रहेगा आपको, दिस इज द विड्थ बी, यही हो गया आपका इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। और इसी एरिया के सेंटर ऑफ प्रेशर पर ये पॉइंट मान लीजिए CP है, दिस पॉइंट इज CG, तो इसी पॉइंट पर आपका FH काम करेगा। तो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखिए ये सेमी सर्कुलर गेट है, इधर से भी कोई कर्व सरफेस नहीं है, तो ये जीरो क्यों होगा? सिर्फ एक ही कर्व सरफेस है, दैट मीन्स यहाँ पर FH जीरो नहीं होगा। आप FH कैलकुलेट कर सकते हैं, सो FH विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और FH आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये आप जानते हैं, ρg AH इंटू H बार, तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि CG यहाँ पर है, तो यहाँ से इसका जो डेप्थ होगा फ्री सरफेस से वो आपका H बार होगा, और AH तो इसका एरिया है, आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वर्टिकल फोर्स के बारे में। तो आइए माय डियर, ध्यान से देखेंगे, ये आपका है कर्व सरफेस, सॉरी सेमी सर्कुलर गेट जो कि कर्व्ड है। अब इसको हम क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे, वन पोर्शन ये हो जाएगा, अदर पोर्शन ये हो जाएगा। तो देखिए, एक पोर्शन को आप यहाँ पे दिखा दीजिए और अदर पोर्शन को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। दो पोर्शन हो गया माय डियर। इस सेमी सर्कुलर गेट को हमने दो भाग में बांट दिया, एक भाग आपका ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया। अब देखिए माय डियर, तो इस भाग पे जो वर्टिकल फोर्स होगा माय डियर, दिस इज FV1, और इस वाले पे जो वर्टिकल फोर्स होगा माय डियर फ्रेंड, वो होगा आपका FV2। तो ये FV1 किसके बराबर हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि जिस कर्व सरफेस पे हमें वर्टिकल फोर्स निकालना हो उसे आप यहां तक प्रोजेक्ट कर देंगे, और ये जो आपका वॉल्यूम मिल रहा है इसी के वेट के बराबर आपका FV1 होगा। फिर उसी तरह यहां पर भी आप FV2 निकाल सकते हैं। यहां पर आप FV2 निकाल सकते हैं, किसके बराबर होगा? तो इसके ऊपर जितना फ्लूइड है, ये मान लीजिए फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड का जो वेट होगा उसी के बराबर आपका FV2 होगा। फिर वही चीज माय डियर, तो ये देखकर ही आप बोल सकते हैं कि FV2 ज्यादा है FV1 से। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड एक नेट वर्टिकल फोर्स काम करेगा, और वो किसके बराबर होगा? तो FV2 माइनस FV1 के बराबर होगा, क्योंकि FV2 ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें ज़्यादा फ्लूइड कंटेंट किया गया है, तो इसका वेट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा।
दैट मीन्स FV2 ग्रेटर देन FV1। तो जब किसी बॉडी में दो अनइक्वल फोर्स काम कर रहा हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? तो इस तरह हम लोग निकालते हैं FV2 माइनस FV1। अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो जो बिगर मैग्नीट्यूड का, जो हायर मैग्नीट्यूड का फोर्स है, उसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन नेट वर्टिकल फोर्स का होगा। दैट मीन्स अपवार्ड डायरेक्शन में काम करेगा, यानी यहां पर नेट वर्टिकल फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब देखिए, अब आपको एरिया कौन सा मिलेगा? नेट वर्टिकल फोर्स किस एरिया के बराबर होगा? तो आप यहीं से देख लीजिए, FV2 ये पूरा एरिया है, FV1 ये वाला है, तो दोनों को माइनस करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो देखिए, ये वाला कर्व सरफेस यहां से है, यानी ये वाला, यानी ये इसके ऊपर वाला, इस पूरे में अगर इसके ऊपर वाला माइनस कर दें तो ये तो मिलेगा ना जी, ये वाला एरिया तो हमारा बच गया। यानी दोनों को माइनस करने के बाद माय डियर फ्रेंड इतना एरिया आपको रिमेनिंग बच रहा है, और यही एरिया आपका किसके बराबर होगा? नेट वर्टिकल फोर्स के बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। सेमी सर्कुलर गेट के अंदर जितना फ्लूइड आ सकता है, उसी फ्लूइड का जो वेट होगा, उसी फ्लूइड का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? नेट वर्टिकल फोर्स के बराबर होगा। हम लोग वेट के बारे में बात कर रहे हैं ना जी। वर्टिकल फोर्स किसके बराबर होता है? वेट के बराबर। ये जो हम लोग हैचिंग कर रहे हैं, जो एरिया दिखा रहे हैं, वो क्या शो कर रहा है? वो वेट को शो कर रहा है। यानी इस सेमी सर्कुलर गेट के अंदर जितना भी फ्लूइड आ सकता है, उस फ्लूइड का जो वेट होगा वही आपका नेट वर्टिकल फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा? तो आप क्या सीखे? पहले आपने देखा सिलिंड्रिकल सरफेस, तो वहां पर भी आपने देखा कि उतना सब कुछ निकालना नहीं है, बस उस सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम आ सकता है, जितना फ्लूइड आ सकता है, उसका वेट निकाल लीजिए। उसी तरह सेमी सर्कुलर गेट में भी अगर वर्टिकल फोर्स निकालना हो तो इतना सब कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसके अंदर सेमी सर्कुलर गेट के अंदर जितना फ्लूइड आ सकता है उसका बस वेट निकाल लेंगे। मतलब ये है कि इसको आप मिला देंगे और फिर इसका वेट निकाल लेंगे, तो वही आपका नेट वर्टिकल फोर्स होगा। ओके, तो यही था माय डियर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? सो दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, weight of the fluid corresponding to semicircular gate वॉल्यूम। सेमी सर्कुलर गेट का जो वॉल्यूम है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लूइड का वेट होगा उसी के बराबर आपका नेट वर्टिकल फोर्स होगा। तो इस तरह का कोई भी फिगर आप देखते हैं, कोई भी कर्व सरफेस देखते हैं ना, कोई भी कर्व सरफेस, तो वहां पर इतना सब कुछ नहीं करना है माय डियर। जस्ट आप क्या करेंगे, उसका वेट निकाल लेंगे। अगर सिलेंडर है दैट मीन्स पूरा सर्कुलर है तो उसका वेट निकाल लीजिए, अगर सेमी सर्कुलर है तो इसका वेट निकाल लेंगे, वही आपका वर्टिकल फोर्स के बराबर होगा, नेट वर्टिकल फोर्स हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, कर्व सरफेस के केस में हमें बस इतना ही पढ़ना था। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जितना भी था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। कर्व सरफेस पर ही हम लोग कर्व सरफेस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू माय डियर, बाय बाय।